हेलो दोस्तों, बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जितने लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है बीपीएससी की तरफ से, और उसका पोस्ट का नाम है बीपीएससी एएसओ। आप देख रहे होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भी कहते हैं। उसकी 41 पदों पर वैकेंसी आई है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बीपीएससी एएसओ के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके सिलेबस क्या है और इसके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस एक वीडियो में, जो लगभग 10 से 12 मिनट की होने वाली है, इस एक वीडियो में आपको बीपीएससी एएसओ से रिलेटेड हर तरीके की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म कैसे फिल होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखें और एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एकदम ध्यान से अंत तक देखिए। तो देखिए, एग्जाम का नाम जो है वो बीपीएससी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम सहायक प्रशाखा अधिकारी भी कहते हैं। इसकी अगर आप बात करेंगे, इसकी अगर हम बात कर लें फॉर्म की, तो आप देखो इसकी ऑनलाइन आवेदन, जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू होगी वो 29 मई 2025 से शुरू होगी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अगर आप बात करें तो 23/6/2025 यानी 23 जून 2025 को अंतिम दिन होगा फॉर्म भरने का। अच्छा, अगर आपको पे करना है, एग्जाम फी पे करना है आपको, तो उसकी भी अंतिम तिथि 23 जून ही होगी। मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट और पेमेंट की लास्ट डेट दोनों सेम है, यानी 23 जून को ही दोनों काम आपको कर लेना है। इनफैक्ट उससे पहले कर लेना है आपको, क्योंकि 29 से शुरू होगी, तो कोशिश करना है जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आप कर ले, क्योंकि लास्ट के टाइम में आपको पता है कि साइट बिजी हो जाती है, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो 23 तक का इंतजार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म फिल कर लेना है। एग्जाम डेट अभी फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया है, बट बहुत जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी इसकी एग्जाम डेट भी। टोटल पोस्ट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया है 41 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी किस किस तरीके से है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग यानी जनरल की अगर बात करें तो टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन होता है बिहार में। तो ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है, बिकॉज बिहार के जितने भी एग्जाम्स होती है उसमें आपको महिलाओं को 35% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये 16 आपका जनरल सीट है, जिसमें से 6 आपका हो गया महिलाओं के लिए आपका रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईबीसी जिसे कहते हैं हम, है ना, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं ना, ये आपका हो गया जनरल और ये हो गया ईबीसी। ईबीसी की 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति मतलब आप कह सकते हैं इसको, जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, है ना, एससी जिसको बोलते हैं ना, तो उनके लिए 9 है आपका सीट और महिलाओं के लिए 3 है। एसटी की अगर बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें तो 1 सीट है, महिलाओं के लिए ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 1 ही सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सट्रीम बैकवर्ड का क्लास जो होता है, उनके लिए आपकी 1 सीट है और ऑब्वियसली 1 है तो महिलाओं के लिए नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास की अगर बात करेंगे तो 9 सीट है और उसमें महिलाओं के लिए 3 सीट है। अगर पिछड़े वर्ग की महिलाएं, अब देखो यहां तो महिलाओं के लिए हैं ही टोटल, उसमें से आपको महिलाएं के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 1 और सीट अलग से दी गई है। मतलब ये भी स्पेशल फीमेल के लिए और ये भी स्पेशल फीमेल के लिए, और इसमें तो मेल फीमेल दोनों आएंगे ही आएंगे। तो आप सोच लो महिलाओं के लिए कितनी अच्छी बात है ये, कितनी ज्यादा फायदे की बात है। ठीक है, आप ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो टोटल 41 सीट पे वैकेंसी है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 13 सीट्स पे रिजर्वेशन है। तो ये आपका था कैटेगरी वाइज, आप अगर देखेंगे तो जो वैकेंसी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा फॉर्म का डिटेल समझते हैं। तो इसकी सैलरी अगर देखो, जो एएसओ होता है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की अगर बात करेंगे तो इनकी जो सैलरी पे स्लिप होती है वो लेवल 7 की होती है। मतलब 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपका सैलरी रेंज वेरी करेगा, है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है ये। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो कहीं से भी आपको ग्रेजुएशन करना है। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आराम से इस फॉर्म
फॉर्म को फिल कर सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य होगा। यहां पे बहुत एक चीज आपको समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर जो अभी अपियर हैं, अभी जो अपियर हैं बेसिकली क्या वो हो सकते हैं अगर वो थर्ड ईयर में हैं, मतलब लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो क्या अपियरिंग कैंडिडेट क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया इसने क्या ऐड कर दिया है कि जो अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि मतलब 23 जून। अंतिम तिथि क्या थी भाई? तो आपने यहां पे देखा था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? 23 जून। तो कहा जा रहा है कि 23 जून तक आपका डिग्री धारक होना अनिवार्य है, मतलब 23 जून तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, तब आप भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बता रहा है उम्र सीमा, एज का आपको बता रहा है कि 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 37 ईयर होना चाहिए जनरल मेल के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पे भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम एज की, अगर मिनिमम तो 21 वर्ष है, मैक्सिमम की अगर बात करें तो अनारक्षित पुरुष यानी जनरल मेल के लिए 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला मतलब या तो बीसी हैं या फिर ईबीसी हैं। आप अगर देखेंगे चाहे मेल या फीमेल या फिर अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और एससी एसटी की अगर बात करें फीमेल या मेल कोई भी तो 42 वर्ष है। ठीक है, ये आपका है एज क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम 21 और ऊपर देखेंगे तो इन जनरल 37, बाकी कुछ कंडीशन में 40 और 42 भी है, आपने देखा। अच्छा, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज 60 होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है 60 होती है। ये आपका था एज से रिलेटेड क्राइटेरिया, आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से एग्जाम होगी, कितने स्टेज में होगी, क्या क्या सिलेबस होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं एग्जाम पैटर्न और किस तरीके से चयन होता है उस पर हम देखते हैं। तो ध्यान से आप समझना, चयन प्रक्रिया की बात करें तो कह रहा है परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, मतलब प्री और मेंस। बेसिकली इसका आप अगर देखोगे ना तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो बीपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है ना, बीपीएससी की सीसीई वाली है ना, सिविल सर्विसेज वाली जो एग्जाम होती है, लगभग वही पैटर्न इसका फॉलो करता है। वहां भी प्री और मेंस होता है, यहां भी प्री और मेंस हो रहा है। कह रहा प्रथम चरण में यानी प्री की अगर बात कर लें, प्रीलिम्स की अगर हम बात कर लें तो कह रहा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब पहला चरण में क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम देना है आपको। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः 100 समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो लोग भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनसे मेंस के लिए फिर से उनसे आवेदन मांगा जाएगा, मतलब फिर एक फॉर्म आपको फिल करना होगा मेंस के लिए, जैसा बीपीएससी में होता है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप मेंस का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जो आपने इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में दिया है, जो डेटा, वही सेम डेटा आपको मेंस में भी डालना है, क्योंकि क्लियरली बता रहा है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा मतलब प्रीलिम्स और मेंस के आवेदन में, फॉर्म में अगर आपने दी गई सूचनाओं में कोई भी भिन्नता, मतलब अगर कुछ भी अलग अलग होता है इंफॉर्मेशन, तो आपको मेंस का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली दोनों इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट सेम है तो इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो बता रहा है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी, इस हिसाब से होगा। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल स्टडीज की बात कर रहा है, यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात कर रहा है, जिसमें पहला पेपर होगा, 3 पेपर बेसिकली होगा। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो 3 पेपर होगा। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पेपर सामान्य विज्ञान एवं गणित मतलब जनरल साइंस एंड मैथ्स, ये मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे, दोनों मिला के 50 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, बेसिकली है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा आपका 50। टोटल आप देखोगे तो मिला के होते हैं 150 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितने होते हैं भाई, 150 क्वेश्चन आपके होते हैं प्रीलिम्स में।
मार्किंग पैटर्न की अगर बात कर लें तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स, मतलब 150 मार्क्स के। एज इट इज आपका बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है सेम वही पैटर्न आपका यहां पे दिख रहा है प्रीलिम्स का, इसका भी, एएसओ का भी। आगे देखें, परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। आगे बता रहा सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी, मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ये सिंपल सा लॉजिकल बात है कि पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, बट अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो जो अंग्रेजी वाला होगा, इंग्लिश वाला प्रश्न, वही आपका एलिजिबल होगा, वही वैलिड होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल क्वेश्चन को माना जाएगा। तो आपने देखा प्रीलिम्स में 3 आपके सेक्शन होते हैं, जो जीएस का पेपर, साइंस और मैथ्स का पेपर और एक रीजनिंग का पेपर। आगे देखते हैं, कह रहा कि प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे आपको ध्यान देने वाली है कि इस एग्जाम में आप चाहें तो बुक भी ले जा सकते हैं अपने साथ, लेकिन कौन सी बुक ले जानी है, कैसी बुक ले जानी है, ये यहां पे दिया हुआ है, ये आप ध्यान दें। ऐसे नहीं कि कोई भी अपना नोट्स उठा के लेके चले गए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बता रहा है कि बुक ले जा सकते हैं, यानी परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट है, मतलब जितने भी सेक्शन हैं उसके लिए एक ही बुक ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना, प्रत्येक खंड, इसमें एक ही बुक आप ले जा सकते हैं, है ना। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। 3 सेक्शन है और एक सेक्शन के लिए एक बुक, मतलब 3 सेक्शन के लिए 3 ही बुक ले जा सकते हैं। ये तो लॉजिकल बात है। तो अपने साथ आप मैक्सिमम 3 बुक ले जा सकते हैं, जिसमें एक आपका जीएस का है, जनरल स्टडीज का, एक आपका मैथ के लिए ले जा सकते हो और एक आप साइंस के लिए ले जा सकते हो। पुस्तकों में अच्छा कैसी बुक ले जानी है ये भी यहां पे बता दिया है, तो देखो ध्यान से। एनसीईआरटी आप ले जा सकते हो, बीएसईबी की कोई बुक, मतलब बिहार बोर्ड की आप कोई बुक ले जा सकते हो, या आईसीएसई की कोई बुक आप ले जा सकते हो। ठीक है, एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, मतलब किसी भी बोर्ड के टेक्स्ट बुक, आप सीबीएसई की भी बुक चाहे तो ले जा सकते हो, बट टेक्स्ट बुक, कोई गाइड या मार्केट का बुक, कोई पब्लिकेशन का बुक, ये सब आप नहीं ले जा सकते हो। कोई बोर्ड का ही आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हो। देखो जैसे कहा है कि किसी विषय से संबंधित गाइड नहीं ले जा सकते हो, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी नहीं ले जा सकते हो, ऐसा आपने जिरोक्स करवा लिया नहीं, अथवा हस्तलिखित नोट या आप हैंड रिटन नोट भी परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी। मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक, मतलब अपना नाम और रोल नंबर, जो भी बुक आप ले जा रहे हो उस बुक पे अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिख दें, ताकि एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं कि एक दोस्त ने बोला कि चलो मैं साइंस ले लेता हूं, तुम मैथ का दूसरा बुक ले लो, मैं एक मैथ ले लेता हूं, तुम दूसरा मैथ ले लो, बदल बदल के हम लोग लिखेंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस बुक पे पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले ही आपको अपनी बुक पे नाम और रोल नंबर लिख देना होगा। अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करें, क्लियर रूप में आपको लिखना है अपना रोल नंबर और अपना नाम। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है, यहां पे दोस्ती नहीं निभानी है, आदान प्रदान आप किताबों का पुस्तकों का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पे पहले से किसी तरीके का आरोप या लांछन लगा हुआ है एग्जाम से रिलेटेड, आपने कभी चोरी करते हुए या किसी कारण से आपने अगर आप पे अगर आरोप लगा हुआ है तो आप ये परीक्षा नहीं दे सकते हो। कह रहा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी, या अन्य चयन आयोग या किसी भी आयोग द्वारा, किसी भी चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया। अगर ऐसे किसी भी आयोग के द्वारा आपको बता दिया गया है कि इस समय, जिस समय यह परीक्षा हो रही होगी उस समय तक अगर आप पे यह आरोप है कि आप शामिल नहीं हो सकते हैं एग्जाम में, किसी भी आयोग के द्वारा अगर ये चीजें आप पे लगाई गई है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। यह ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कभी आप पे लगा था तब अभी नहीं दे सकते हैं क्या, नहीं, इस ड्यूरेशन में अगर आप पे लगा हुआ है ये आरोप तब आप नहीं दे सकते हैं।
कह रहा हूं उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। और वैसे भी इसने एक डिसीजन अपने पास रख लिया है कि किसी को परीक्षा देना है या नहीं देना है, इसका डिसीजन जो है वो आयोग का निर्णय अंतिम होगा। वो बीपीएससी यानी बिहार परीक्षा समिति जो है वो बीपीएससी जो कर देगी वो आयोग का अंतिम डिसीजन होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा मेंस की अगर बात कर लें, मेंस एग्जाम की बात कर लें तो कमोबेश वही पैटर्न है जो आपका बीपीएससी का होता है। देखो पेपर 1 में आपका हिंदी होता है, जनरल हिंदी जो वहां भी होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। ये क्या होता है? क्वालिफाइंग। ये आप मेंस का देख रहे हो एग्जाम पैटर्न, ये क्वालिफाइंग होता है, बस उत्तीर्ण करना है, नंबर नहीं जुड़ता है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। हिंदी विषय में अर्धांक 30% है, मिनिमम जो आपका होना चाहिए 30% आना ही चाहिए, जो अनिवार्य है। इतना तो मिनिमम आना ही आना चाहिए, किंतु मेधा सूची के परियोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। लेकिन इसका कहीं से भी मार्किंग में आपका मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई कर जाना है बस। ठीक है। कह रहा है जो इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करेगा उनका मेंस का दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा, है ना। कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें आपको पास होना जरूरी है, नंबर नहीं जुड़ेगा लेकिन पास होना जरूरी है ताकि अगला पेपर चेक हो सके आपका। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न पत्र 1, मतलब ये वाला जो हिंदी वाला होगा, ऑब्वियसली उसका माध्यम क्या होगा? हिंदी होगा। हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सिंपल सी बात है, 100 क्वेश्चन रहेगा और एक एक नंबर का, मतलब 100 नंबर का 2 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें से 100 में से आपको कम से कम 30 नंबर लाने हैं पास हो जाने के लिए। बाकी ना ज्यादा बहुत चाहिए ना कम चाहिए। ठीक है। कम में तो होगा ही नहीं, ज्यादा आप कितना भी ले आए उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस की अगली पेपर अगर देखें तो पेपर 2 है आपका, जो आपका होता है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान आप कह लीजिए, जनरल नॉलेज का पेपर बेसिकली। कह रहा है इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव होगा। प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित है। अब कैसे रहेगा मार्किंग पैटर्न? तो पेपर 2 जो है यानी एक्चुअल जो मेंस पेपर है उसमें भी आपका 3 सेक्शन यहां पे अभी आपको दिख रहा है, जिसमें पहला सेम वही, फिर जीएस जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन होंगे, फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित मतलब साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन होंगे, और फिर मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सेम वही चीज फिर आपका हो गया जो प्रीलिम्स में था यहां पे कि 150 क्वेश्चन आपके होंगे मेंस में भी। ठीक है। कह रहा सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी, वही चीज दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, मतलब टोटल 150 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका मेंस का भी, है ना। इसका भी टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट। मतलब आप अगर मार्किंग पैटर्न या सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का एक ही है, सेम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन कैसे भरेंगे? तो आपने अभी तक देख लिया एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, प्रीलिम्स में 150, मेंस में 150। ठीक है। अब आते हैं कि फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं इसका। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक ओटीआर करना पड़ेगा। आजकल कोई भी जो चयन आयोग है, चाहे आप एसएससी का देख लें चाहे आप बीपीएससी का देख लें, तो वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाता है ताकि स्टूडेंट को बार बार फॉर्म भरने के लिए बार बार पूरा डिटेल ना देना पड़े। एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वो आगे फॉर्म भरते रहते हैं। तो आपको भी जो नए लोग हैं उनको एक बार ओटीआर यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी प्रोसेस क्या है? तो बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, अब देखिए ये ध्यान से, ये ओटीआर सिर्फ इसी एग्जाम एएसओ के लिए नहीं, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम अगर लेती है तो इस आयोग के कोई भी परीक्षा के लिए आपको इसी ओटीआर की बस जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट, और ये रहा आपका वेबसाइट www.bpsconline.bihar.gov.in, ये आपका है फॉर्म भरने वाला जहां ओटीआर आप कर सकते हैं। इस पर जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना अनिवार्य है। ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा भी, देखो यहाँ पे इमेज भी है, यही आपका वेबसाइट है। देखो यही आपका है कि bpsconline.bihar.gov.in, ये आपको अगर दिख रहा हो
यहाँ पे देखो ये है ना bpsc.bihar.gov.in कैंडिडेट लॉगिन, ये आपका साइट खुलेगा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। नीचे से आप वहां पे क्लिक करके इस साइट पे डायरेक्टली आ सकते हो। यहाँ पे तो क्या कह रहा है, जब इस बॉक्स पे आप आओगे तो आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा, ये एक बॉक्स खुला हुआ दिखेगा। इसमें आप देखो यहाँ ना न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो नए स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आपका OTR का पैनल खुल जाएगा, वहां जाके आप डिटेल भर के OTR कर सकते हो। तो यही बता रहा है कि OTR करने के लिए अभ्यर्थी को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने होंगे और वहां से भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा। मतलब आगे कोई भी BPSC अगर एग्जाम लेती है, किसी भी तरीके का एग्जाम BPSC लेती है, तो इसी OTR से आप कर सकते हो, यही वैलिड रहेगा, अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप OTR करते हो तो OTR का मतलब एप्लीकेशन भरना नहीं है, फॉर्म भरना नहीं है। OTR हुआ कि आपने अपना इंफॉर्मेशन दे दिया BPSC को, अब उसके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो OTR सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ये कोई फॉर्म नहीं है। तो बता रहा OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना, मतलब आपसे सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन लेता है कि अच्छा फलाना व्यक्ति है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है। और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है कि आपको बार बार अपना इंफॉर्मेशन न देना पड़े, बार बार न टाइप करना पड़े। एक बार आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, वो अब आपका वहां पे सुरक्षित है। अब इस प्रोफाइल के थ्रू आप फिर फॉर्म भर सकते हो, है ना। OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए आपको। अपने ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम में अपना ईमेल OTP देखें। OTP वगैरह आता है तो कभी कभी ईमेल पे नहीं मिलता है, फोन पे तो, मोबाइल पे तो SMS आ जाता है, ईमेल में बहुत बार OTP नहीं मिलता है। तो एक स्पैम बॉक्स आता है, आप जब देखेंगे ईमेल में जहां पे इनबॉक्स, सेंट, ऑल मैसेज, ड्राफ्ट, ये सब का ऑप्शन रहता है ना मेल वाले सेक्शन में, वहां पे एक सेक्शन होता है ड्राफ्ट का, सॉरी स्पैम का। तो स्पैम वाले फोल्डर में देखेंगे तो वहां भी बहुत बार OTP आया हुआ होता है। कह रहा जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञप्ति किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा। अब देखिए, जब आप फॉर्म OTR आपने कर लिया, वहां से आपको एक पासवर्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलेगा। तो वहां से जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपको OTR के लिए पहली बार उसी पासवर्ड का यूज करना है जो पासवर्ड आपको दिया जाएगा। तो OTR का पासवर्ड जरूर ध्यान रखेंगे, आगे जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो OTR का पासवर्ड हमेशा कहीं सेव करके रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। यह था आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक प्रक्रिया। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा है एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा बार आप OTR नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पिता का नाम, आपका नाम, माता जी का नाम, एड्रेस, सब चीज जब वो मांग रहा है तो दोबारा से फिर आप नहीं कर सकते हैं। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। आप करने की कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो आपका कैंसिल कर देगा आपका कैंडिडेचर। कह रहा जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय OTR कराया है वे भी नए पोर्टल पर नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। एक चीज और, जो पुराने पोर्टल पे, जो पहले जो पोर्टल था, अगर वहां से आपने OTR किया होगा तो नए पोर्टल पे जाके आपको फिर से करना ही होगा, पुराने वाले से काम नहीं चलेगा। और नया वाला ये आपका पोर्टल है कि bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login, है ना। इस वाले पे आपको जाके फिर से OTR करना पड़ेगा। तो जो नए कैंडिडेट को तो करना ही पड़ेगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं उन्हें भी एक बार फिर से OTR करना होगा नए पोर्टल पे जाके। कह रहा ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड से इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। अब आपका OTR हो गया। OTR के बाद अब आप लॉगिन कैसे करेंगे भाई साहब, तो अब आप इस साइट पे जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन वाले साइट पे जाएंगे। वहां पे यही साइट है बेसिकली, देखो यही साइट है आपका। पहले आपने OTR कर दिया था, अब OTR करने के बाद फिर से यहीं पे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे रोल नंबर, लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप लॉगिन में क्या क्या देंगे, या तो अपना ईमेल आईडी दें, या अपना मोबाइल नेम नंबर दें, या एक यूजर नेम जो आपको दिया गया होगा OTR के समय, और OTR के समय का ही पासवर्ड इसमें जब आप फिल करेंगे और यहां से लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मतलब पहली बार OTR करने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा इस पे, और जब OTR आप कर लिए तब फिर आपको लॉगिन करने के लिए यहां करना होगा, ठीक है। यहीं पे दोनों काम हो जाएगा आपका।
तो OTR के बाद फिर आप दोबारा लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फिर फॉर्म आगे आप भरना फिल करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, जब आप OTR कर रहे होंगे मतलब रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होंगे उस समय आपने नाम दिया होगा, पिता का नाम दिया होगा, माता का नाम, लिंग यानी जेंडर, आधार व जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। अब OTR में जो इंफॉर्मेशन आपने दिया होगा जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको वहां चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली फिल्ड दिखेगा। तो आप अगर चाहेंगे कि ये सब बदल दें तो आप नहीं बदल पाएंगे, इसलिए OTR के समय ही सही तरीके से इंफॉर्मेशन डालिए। ठीक है, कह रहा है आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी। जो जो डिटेल मांगेगा वहां पे, जो जो सर्टिफिकेट मांगेगा वो सारा सर्टिफिकेट आपको वहां पे अपलोड करना होगा। आप उसको अपलोड करने के लिए डिजी लॉकर अकाउंट के हेल्प से भी कर सकते हैं, फिजिकली भी आप फोटो खींच खींच के कर सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है, बट डिजी लॉकर वाला रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म पे जो भी सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। क्लियर है बात? आगे आते हैं। तो ये आपका था इंफॉर्मेशन, खत्म हो गया। इंफॉर्मेशन था आपका कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल आपके BPSC ASO से एग्जाम से रिलेटेड। ऐसा कुछ डैशबोर्ड होगा जहां मैंने इंफॉर्मेशन बता दिया कि यहीं से आपको सारी चीजें फिल करनी है। तो आई होप कि आपको BPSC ASO से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और जितनी भी जरूरत की जानकारी थी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट हो और आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बने। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल RR कैंपस को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और बाकी तैयारी अच्छे से आप करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक आगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।